गाइस, वेलकम बैक कोडिंग टाइगर। आज हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं जो सबके काम आएगा। आज हम बना रहे हैं एक क्रिएटिव प्रोफाइल कार्ड जो फुल्ली रिस्पॉन्सिव होगा। मतलब मोबाइल, टैबलेट या डेस्कटॉप हर स्क्रीन पर बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें हम HTML और CSS यूज कर रहे हैं और इसे और भी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम बॉक्स आइकॉन्स को इंटीग्रेट करेंगे। बॉक्स आइकॉन्स एक अमेजिंग लाइब्रेरी है जो आपको फ्री आइकॉन्स प्रोवाइड करती है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट या किसी प्रोजेक्ट में स्टाइलिश प्रोफाइल कार्ड ऐड करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे बेसिक HTML और CSS के कंसेप्ट्स को यूज करके एक मॉडर्न रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाते हैं। हर एक डिटेल को कवर करेंगे, फ्रॉम लेआउट डिजाइन टू कलर्स, आइकॉन्स एंड एनिमेशंस, सब कुछ। और हाँ, आपके डिजाइन के स्किल्स को एक नए लेवल पर ले जाने में हेल्प करने के लिए मैं कुछ बोनस टिप्स भी शेयर करूंगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल कार्ड बनाने का प्रोसेस नहीं है, ये है आपके वेब डिजाइनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का एक स्टेप। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए कोडिंग शुरू करते हैं और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम अचीव क्या करने वाले हैं और कैसा आउटपुट होगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में कौन से टेक्नोलॉजीज का यूज होगा और किस तरह से हम इनका इस्तेमाल करके डिजाइन को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। इस ब्रेकडाउन से आपको हर एक चीज बिल्कुल आसानी से समझ आएगी और इससे आपके प्रोजेक्ट का बेस भी स्ट्रांग होगा। और उसके बाद हम सीधे कोडिंग शुरू करेंगे, ताकि आप देख पाए कि कैसे एक बेसिक स्ट्रक्चर को लेके हम उससे स्टाइलिश और रिस्पॉन्सिव प्रोफाइल कार्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम बनाने कैसे वाले हैं और कैसे ये प्रोजेक्ट का फाइनल आउटपुट दिखेगा। तो ये काफी अमेजिंग एक प्रोफाइल कार्ड हमने यहाँ पे बनाया है और इसके पीछे आप देख सकते हैं एक या दो साइड से हमने ग्लो ऐड किया है। ये काफी अच्छा एक 3D इफेक्ट दे रहा है इस प्रोफाइल कार्ड को। इसके बाद यहाँ पर हम इमेज या फिर अपना लोगो लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा टाइटल या फिर नेम, हमारा बायो, डिस्क्रिप्शन, हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स और सब्सक्राइब और मैसेज के लिए आइकॉन। और यहाँ पे ये स्टैटिक डेटा हमने यूज किया है। ये काफी सिंपल एक प्रोजेक्ट होने वाला है, लेकिन डिजाइन वाइज ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट होगा और इसमें मैं आपको बेसिक से बताता चलूंगा कि कैसे हम इसे बनाने वाले हैं। छोटी छोटी क्रिएटिविटी यहाँ पर ऐसी लगाई है कि देखिए, यहाँ पर जिस कलर का बैकग्राउंड है और इस इमेज के अराउंड जो बॉर्डर है वो भी हाफ यहाँ पे आ रही है। अब ये कैसे हमें अचीव करना है। इसके बाद यहाँ पर जो लिंक टैग है, इसे कैसे करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे और ये एक्चुअली मेरे गिटहब और मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर खुल जाती है। सेम ये यूट्यूब की लिंक है और ये मेरी टॉपमेट की लिंक है। अब यहाँ पर सब्सक्राइब और मैसेज, ये दोनों बटन्स भी वर्किंग है। मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ। जैसे ही हम मैसेज पर क्लिक करेंगे तो देखिए, मेल हमारा ओपन हो जाएगा। अभी के लिए मैं नहीं करता हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करके मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और यहाँ पर सब्सक्राइब पे अगर क्लिक करेंगे तो आप मेरे यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे। तो ये काफी अमेजिंग एक प्रोजेक्ट होने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम एसईओ कैसे कर सकते हैं। अब एसईओ से मेरा मतलब क्या है कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल में या फिर रियल वर्ल्ड किसी भी वेबसाइट में हम एसईओ कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इस प्रोजेक्ट में सिखाऊंगा, जो कि यूट्यूब पर काफी कम प्रोजेक्ट्स में बताया गया है। मैं आपके साथ सारे रियल वर्ल्ड सिनेरियो शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप खुद भी सीख पाए कि कैसे एक्चुअली काम होता है। अब एसईओ से मेरा मतलब क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पर सिंपली हमारा जो टाइटल है वो है प्रोफाइल कार्ड और ये काफी बेसिक है, ये आपको भी पता है। हम कुछ एडवांस चीजें भी इसमें देखेंगे, जैसे कि ओपन ग्राफ क्या होता है, मेटा टैग्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी मैं इसमें कवर करूंगा। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट होने वाला है और ये काफी लॉन्ग भी होने वाला है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। तो अब मैं आपको
दिखाता हूँ कि अगर हम किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाते हैं, ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है और यहाँ पे मैं एक नई पोस्ट बनाता हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने लिंक कॉपी की थी वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक प्रीव्यू दिख रहा है और यहाँ पे ये जो प्रोफाइल कार्ड कोडिंग टाइगर कंटेंट क्रिएटर एंड डेवलपर है, ये भी हमने कस्टमाइज किया है। इसकी जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं। आप टेलीग्राम पे या फिर कहीं पे भी, लिंक्डइन पे कहीं पे भी अगर एक इस लिंक को सेंड करते हैं या फिर शेयर करते हैं तो आपको एक ऐसा प्रीव्यू दिख जाएगा। इसे मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ और ये सारी चीजें कैसे हम कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको कौन से प्रेरिक्विजिट्स होने चाहिए या फिर आपको कौन सी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी आनी चाहिए और ये प्रोजेक्ट किन के लिए है। तो ये प्रोजेक्ट सभी के लिए है, इसके लिए कोई भी प्रेरिक्विजिट आपको नहीं आना चाहिए। मैं सारी चीजें बेसिक से आपको बताऊंगा और वेब डेवलपमेंट का ये प्रोजेक्ट हम एकदम स्क्रैच से करेंगे। अगर आपको HTML भी नहीं आता, CSS भी नहीं आता, फिर भी आप इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। और अगर आपको HTML CSS आता है, फिर भी आप कुछ एडवांस चीजें जैसे कि SEO और डिजाइन्स में हम कैसे स्यूडो सिलेक्टर्स और भी सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली उस सेगमेंट पर पहुंचकर प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम कौन सी टेक का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे HTML का, क्योंकि यही एक वेबसाइट का स्केलेटन होता है। उसके बाद हम स्टाइलिंग के लिए यूज करेंगे नॉर्मल CSS का, जिससे कि हम इस अमेजिंग डिजाइन को अचीव कर पाएंगे। अब इन दोनों का ही यूज हमें करना है। इसके बाद हम यूज करेंगे बॉक्स आइकॉन्स का। अब बॉक्स आइकॉन्स किस लिए है? ये जो आपको लिंक्डइन, गिटहब, यूट्यूब, ये जो आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं, इन ये आइकॉन्स हमने बॉक्स आइकॉन से इंपोर्ट किए हैं। तो हम इसमें वो भी देखेंगे कि कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही में हम गूगल फॉन्ट से कैसे किसी फॉन्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, ये भी इसमें देखेंगे। और इसके लिए VS कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि VS कोड को कैसे डाउनलोड करना है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और VS कोड का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे 1-to-1 सेशन करना चाहते हैं या फिर मुझसे लर्निंग करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टॉपमेट की लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब जल्दी से इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट में HTML का पार्ट कंप्लीट करेंगे और वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि होता है स्केलेटन। अब अगर आपको नहीं पता HTML क्या होता है, तो HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे कि हम किसी भी वेबसाइट का स्केलेटन लिख सकते हैं। ये आपको करते करते आ जाएगा। मैं आपको एकदम शुरुआत से बताता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम VS कोड में। आप किसी भी सॉफ्टवेयर का या फिर किसी भी टेक्स्ट एडिटर का या फिर कोड एडिटर का यूज कर सकते हैं। मैं VS कोड को यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये काफी अच्छा लगा। अब यहाँ पर मैंने दो एसेट्स ऑलरेडी ले लिए हैं, जो कि है logo.png और social banner.png। अब सोशल बैनर की आपको नीड नहीं है अभी के लिए, ये हम SEO के लिए देखने वाले हैं। अब इस सोशल बैनर में ये जो पूरा इसका पिक्चर है, ये मैंने स्क्रीनशॉट कर लिया था और लोगो में ये मैंने लोगो लिया है। यहाँ पर जो आप यूज करना चाहते हैं, इसकी जगह खुद का फोटो या फिर किसी भी इमेज को यूज कर सकते हैं। तो ये दो ही इमेज है और यहाँ पर अब हम एक नई फाइल बनाते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप एक नई फाइल बना सकते हैं index.html। अब .html मतलब ये हमारी HTML फाइल है। अब यहाँ पर VS कोड में हमें सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क देना होता है और एंटर करना होता है, तो ये एक ब्रॉयलर कोड हमारे लिए बन जाता है। अब ये सारी चीजें अगर आपको नहीं आती तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर इस बॉडी टैग के अंदर एक div ले लेते हैं और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब ये आपका डायरेक्टली अगर ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर जाकर एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। मैं आपको दो एक्सटेंशन बता देता हूँ।
देखिए, पहला तो है मेरे पास इंस्टॉल ऑटो क्लोज टैग। ये ऑटोमेटिकली हमारी टैग को क्लोज कर देता है। आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करके यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, इसीलिए मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपके इसमें इंस्टॉल का आ जाएगा। आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना है। दूसरा है ऑटो कंप्लीट टैग। इससे अगर मैं DIV लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली टैग कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा है ऑटो रीनेम टैग। ये मैं यूज करता हूँ रीनेम के लिए। और ये है ब्रैकेट पेयर कलर। ये आप कलर के लिए यूज कर सकते हैं, इनकी आपको जरूरत नहीं। आपको सिर्फ ये टैग करना है, ऑटो कंप्लीट टैग और ऑटो क्लोज टैग। ये दो टैग आपको इंस्टॉल करने हैं। साथ ही में एक लाइव सर्वर नाम से एक एक्सटेंशन है, तो देखिए इसे भी आपको इंस्टॉल करना है, ये कंपलसरी है। अब क्यों इसे इंस्टॉल करना है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने div कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है ये आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक टैग है जो कि है डॉक टाइप HTML का, मतलब ये HTML की फाइल है और ये पूरा का पूरा एक HTML का कोड है। आपको हर बार ये खुद से लिखना नहीं पड़ता, इसलिए हमें इसे लर्न नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ कि इसका यूज केस क्या है। अब यहाँ पर देखिए HTML, ये हमारा HTML टैग है। यहाँ से शुरू होता है लाइन नंबर 2 से और लाइन नंबर 9 तक। उसके बाद HTML में हमने लैंग्वेज दी है जो कि है इंग्लिश। अब यहाँ पे हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, जो कि फिलहाल हम नहीं करने वाले। उसके बाद है हेड टैग। हेड टैग HTML के अंदर आता है। अब यहाँ से ये शुरू होता है और यहाँ पर ये खत्म होता है। हेड टैग मतलब जो कि हेड होता है HTML फाइल का। मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर प्रोफाइल कार्ड आ रहा है और यहाँ पर मेरी इमेज आ रही है और यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है। ये सारी चीजें हमारी होती है हेड में। और यहाँ पर जो हम चीजें बनाते हैं, जैसे कि ये मैंने डिजाइन बनाया है, ये आता है हमारा बॉडी टैग में। तो ये दो टैग काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हेड टैग में हमारे पास होता है एक मेटा टैग। मेटा टैग में हम इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे कि कैरसेट UTF-8। अब ये एनकोडिंग के लिए यूज होता है, कैरेक्टर एनकोडिंग के लिए। UTF-8 काफी मेजरली यूज होता है और इसमें सारे कैरेक्टर्स अच्छे से दिख जाते हैं, इसीलिए इसका यूज करते हैं। अब इसमें ज्यादा डीप आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा है मेटा नेम व्यू पोर्ट। ये है हमारा व्यू पोर्ट वाला मेटा टैग। इसमें इनिशियल स्केल 1 दी है, मतलब किसी भी डिवाइस में वो पूरी विड्थ ले लेगा और उसे 100% एज काउंट करेगा। तो ये इसका मतलब है। तीसरा है टाइटल, जो कि हमने दिया है डॉक्यूमेंट। अब इसे मैं डॉक्यूमेंट ही रहने देता हूँ फिलहाल। और सबसे पहले हम यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करेंगे। अब ये गो लाइव अगर आपके सिस्टम में नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको जो एक्सटेंशन बताया है लाइव सर्वर, आपको उसका यूज करना है। आपने सिंपली उसे इंस्टॉल कर देना है और आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। अगर फिर भी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप VS कोड को बंद कर दीजिए और वापस से शुरू कर दीजिए, फिर आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको सिंपली गो लाइव पे क्लिक करना है और देखिए हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सारी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है और यहाँ पर देखिए ये हमारा हेड टैग में डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। अब ये डॉक्यूमेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है इसे मैं चेंज कर देता हूँ और इस डॉक्यूमेंट की जगह मैंने लिख दिया है कोडिंग टाइगर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोडिंग टाइगर लिख के आ रहा है। अब ऐसे ही हम यहाँ पर इमेजेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो होस्ट किया है, यहाँ पे देखिए प्रोफाइल इमेज है, तो यहाँ पे जैसे इमेज ये टाइटल है, इसी तरह से हम यहाँ पर हेड टैग में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर टाइटल के बाद या फिर अब यहाँ पर टाइटल के पहले हम दे देते हैं, तो यहाँ पर हमें सिंपली लिखना है लिंक और ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें सेव आइकॉन लेना है। ये देखिए ये हमने टैग लिया है लिंक टैग। इसके अंदर रेल मतलब ये क्या है, तो ये एक शॉर्टकट आइकॉन यहाँ पे दिया है, मतलब जो ऊपर हमें दिखता है ये वाला। अब यहाँ पर भी मैं लोगो ही यूज करूंगा, तो इस फेव आइकॉन डॉट ICO की जगह मैं यहाँ पर href में लिखता हूँ logo.png। href मतलब रेफरेंस
हमारे इमेज का या फिर लिंक। अब इसका टाइप इमेज एक्स आइकॉन दिया है, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। और अब देखते हैं हम हमारे किसी भी ब्राउजर में, तो देखिए यहाँ पर हमारी इमेज भी ऐड हो गई है। अब ये काफी बेसिक हमने एक HTML बना लिया है। और बॉडी में भी मैं आपको एक H1 टैग बता देता हूँ। तो हमें H1 लिख के एंटर करना है, या फिर आप इसे कंप्लीट लिख सकते हैं। अगर आपका ऐसे ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा है तो मैंने जो एक्सटेंशंस बताए थे आपको, ऑटो क्लोज टैग और ऑटो कंप्लीट टैग, ये दो आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोडिंग टाइगर। अब ये जो हमारा टैग होता है यहाँ से शुरू और यहाँ पे खत्म हो जाता है। H1 मतलब हेडिंग टैग, और इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है कोडिंग टाइगर। अब वापस हम ब्राउजर में जाते हैं, तो देखिए आपको कोडिंग टाइगर लिखा मिल जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला HTML का पेज बना लिया है। अब हम बस इसे डिजाइन करेंगे और ज्यादा एक्सपांड करेंगे। तो अब हम यहाँ से इसे हटा देते हैं और यहाँ पे अभी हमारी डेवलपमेंट हम शुरू करते हैं। हमें सारा कोड बॉडी के अंदर लिखना है, क्योंकि बॉडी मतलब हमने देखा था ये सारी स्क्रीन। तो सबसे पहले हम इसमें एक मेन टैग लेंगे। अब HTML में कुछ सिमेंटिक टैग्स होते हैं, जैसे कि मेन टैग, एक हमारे पास होता है सेक्शन टैग। तो देखिए ये सेक्शन टैग। अब मेन टैग में जो हमारी मेन बॉडी होती है हम उसे लिखते हैं सेक्शन टैग में, या फिर दूसरा होता है असाइड टैग, इसमें हम जो अलग अलग सेक्शंस है वो लिखते हैं। असाइड टैग्स में नॉर्मली जो साइड वाली चीजें होती है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सारी चीजें हम इसमें लिखते हैं। और सेक्शन टैग में फुटर सेक्शन, हेडर सेक्शन, ये सारी चीजें हम लिखते हैं। इसके बाद और भी कुछ टैग होते हैं, जैसे कि हेडर टैग, जो पर्टिकुलरली हेडर के लिए होता है। इसमें एक और होता है नेव टैग। नेव टैग मतलब नेविगेशन की लिस्ट हम इसमें देते हैं। तो ये सारे सिमेंटिक टैग्स होते हैं, इन्हें हम HTML में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली मेन टैग लिया है। इसके अंदर हम लेंगे एक डिव टैग। डिव मतलब आप इसे एक ब्लॉक टैग समझ सकते हैं, जैसे कि ये कंप्लीटली यहाँ से इतना एरिया ले लेता है। अब ये मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम डिव टैग ले लेते हैं और इसे इस HTML एलिमेंट में हमें एक क्लास नेम देना होता है, और क्लास नेम हमें देना है कार्ड। ये क्लास मतलब हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। अब इस डिव कार्ड में हम एक और डिव बनाएंगे और इसे हम क्लास देंगे इमेज का। तो इमेज, अब ये हमने क्लासेस इसीलिए ऐड किए हैं क्योंकि हम बाद में इसकी स्टाइलिंग करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसे मैं ऐड कर देता हूँ ताकि मैं डायरेक्टली आपको CSS एक साथ बता पाऊँ। और इस div टैग के अंदर हम लेंगे हमारी इमेज। अब देखिए इमेज में एक एट्रीब्यूट होता है हमारा SRC, मतलब यहाँ पे हम देंगे logo.png, ये वाली इमेज। SRC मतलब आप इसे href की तरह भी समझ सकते हैं कि इसका सोर्स क्या है। और अल्ट में हम सिंपली लोगो लिख देंगे या फिर कुछ भी। अब अल्ट का यूज इसीलिए होता है क्योंकि ये SEO में भी रैंक करता है, और जो एक्सेसिबिलिटी है इसके लिए ये यूज होता है कि, या फिर ये एक बफर की तरह यूज होता है कि हमारी logo.png अगर लोड ही नहीं हुई तो उसकी जगह पे अल्ट टैग दिखेगा, लोगो ऑफ टाइगर। मैं इसे ऐसा अल्ट टैग दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारा लोगो आ रहा है और ये काफी बड़ा है, इसकी साइजिंग भी हमें एडजस्ट करनी है, लेकिन ये हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं लोगो का नाम कुछ गलत डाल देता हूँ। तो देखिए क्योंकि ये गलत नाम वाली इमेज हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पर लोगो ऑफ टाइगर लिख के आ रहा है, जो कि है हमारा अल्ट टैग। तो मैं इसे वापस से ठीक कर देता हूँ। और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट हम दे सकते हैं जिसे हम कहते हैं टाइटल। अब यहाँ पर आप होवर करेंगे तो देखिए कंटेन्स अ टेक्स्ट रिप्रेजेंटिंग एडवाइजरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एलिमेंट इट बिलोंग्स टू, मतलब ये SEO में रैंक करता है, इसीलिए हम इसे दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी कोडिंग लिख देते हैं या फिर कुछ भी, आप इसे सेम भी दे सकते हैं, तो मैं सेम ही दे देता हूँ और यहाँ पर इसे टाइटल कर देंगे। अब यहाँ पर एक मेन एट्रीब्यूट हमें देना होता है लोडिंग, और यहाँ पर दो ऑप्शंस हमें मिलते हैं, ईगर या फिर लेजी। तो हम लेजी सिलेक्ट करेंगे। अब इसका क्या मतलब है
कि अगर मैं लोडिंग लेजी करता हूं तो ये जो इमेज है हम जैसे लोड करेंगे ये आराम से लोड होगी, ये एक साथ लोड नहीं होगी, जिससे कि हमारा जो बर्डन है वेबसाइट का वो कम हो जाएगा। तो ये भी ऑप्टिमाइजेशन का एक तरीका है। अब इस डिफ के बाद देखिए आप देख सकते हैं ये हमने div बना लिया। अब इसके बाद हम लेंगे h1 टैग। मैंने h1 टैग आपको ऑलरेडी बताया है, ये एक हेडिंग टैग है, तो इसे हम देंगे कोडिंग टाइगर। और h1 टैग दिखता कैसा है देखिए, ये काफी बड़ा होता है। और इसी के साथ हमारे पास बहुत सारे और भी टैग होते हैं, जैसे कि h2 टैग और h3 टैग। अब देखिए आप खुद ही फर्क देख सकते हैं कि देखिए ये h1 टैग है, ये h2 टैग है और ये वाला h3 टैग है। ऐसे हमारे पास 6 टैग होते हैं, h4, h5, h6। तो आप खुद ही फर्क देख सकते हैं कि कैसे होता है। अब h1 टैग ऑब्वियसली जो मेन हेडिंग है उसके लिए यूज होता है, क्योंकि ये काफी बड़ा होता है। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, ये मैं आपको स्टाइलिंग के वक्त बताऊंगा। अभी h1 टैग के बाद हमें सिंपली यहाँ पे एक p टैग लेना है। अब p टैग मतलब पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग में हमें कुछ कंटेंट ऐड करना है या फिर टेक्स्ट। तो कंटेंट क्रिएटर एंड फ्रीलांसर, या फिर इसे डेवलपर कर देता हूँ। तो देखिए हमने एक p टैग मतलब एक पैराग्राफ टैग ले लिया है। अब देखिए पैराग्राफ टैग ऐसे स्मॉल आता है थोड़ा। अब ये दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स मतलब क्या है कि देखिए h1 टैग एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, p टैग एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, या फिर इसे ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने h1 टैग यूज किया और उसके बाद वाली लाइन में p टैग आ रहा है। अब ये इसके बाद क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे तो पूरी व्हाइट स्पेस पड़ी है, लेकिन फिर भी ये नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा है? तो इसका कारण यही है कि ये ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर अगर मैं एक एलिमेंट यूज करता हूँ स्पैन, और इसमें लिखता हूँ दिस इज स्पैन। अब देखिए अब ये स्पैन कहाँ पे आना चाहिए, आप बताइए कि ये स्पैन कहाँ पर आना चाहिए। तो देखिए ये न्यू लाइन में आ रहा है। इसका कारण है कि जो कोडिंग टाइगर है हमारा, मतलब जो h1 टैग है वो ब्लॉक एलिमेंट है, p टैग भी ब्लॉक है, तो इसीलिए ये बीच में एक लाइन में आ रहा है। और अगर मैं दूसरा स्पैन ऐड करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज स्पैन 2, अब बताइए ये स्पैन कहाँ पर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये स्पैन साथ ही आ रहा है। इसका कारण है कि स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, ना कि ब्लॉक। तो ये जहां से खत्म होता है वहीं से दूसरा शुरू हो जाता है, और ये पूरी की पूरी विड्थ की स्पेस नहीं लेता। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कुछ एलिमेंट्स इसमें के इनलाइन होते हैं और कुछ ब्लॉक होते हैं। तो ये और डीप आपको समझ में आएगा जब हम स्टाइलिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने बेसिक टेक्स्ट हमारा ऐड कर दिया है, देखिए ये फाइनल वाला, यहाँ पर कोडिंग टाइगर और कंटेंट क्रिएटर। अब यहाँ पर इसके बाद जो है ये सोशल मीडिया के आइकॉन्स हमें ऐड करने हैं। तो ये आइकॉन्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हम इसकी जगह बॉक्स आइकॉन्स का यूज करेंगे। तो मैं सिंपली सर्च करता हूँ बॉक्स आइकॉन्स, और देखिए ये पहली ही वेबसाइट आपको मिल जाएगी। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूजेज में जाना है। यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए इंस्टॉल वाया npm बता रहा है। अगर आप वाइट जेएस का यूज करते हैं या फिर रिएक्ट का यूज करते हैं तो उसमें आप npm से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग चाहिए सिंपल, क्योंकि हम सिंपली वेब में कर रहे हैं। तो इसका स्क्रिप्ट टैग मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और हमारे VS कोड में सबसे ऊपर टाइटल के बाद इसे पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए अब ये स्क्रिप्ट टैग क्या है, तो स्क्रिप्ट टैग में हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट मतलब फंक्शनिंग, और ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम टैग करते कुछ हमारी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। लेकिन इसमें हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ एक सोर्स फाइल देनी है जो कि एक CDN से कनेक्ट हो जाती है, और ये इंटरनेट से ऑटोमेटिकली कुछ जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट कर लेता है। तो ये URL हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है और आपको कुछ नहीं करना है। अब हमने इस बॉक्स आइकॉन्स को इंपोर्ट कर दिया है। अब इसे यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले p टैग के बाद हम वापस एक div बनाएंगे, और इस div को मैं क्लास नेम देता हूं। तो इसके क्लास का हम नाम देंगे आइकॉन्स। अब इस div के अंदर
हमें लेना है एक ए टैग और इसे मैं ब्लैंक चूज करता हूँ। ये ब्लैंक किस लिए? क्योंकि इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैश। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक टैब ओपन है। अगर मैं किसी लिंक पर क्लिक करता हूँ तो वो दूसरे टैब में ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे टारगेट ब्लैंक दिया है। अगर टारगेट ब्लैंक की जगह मैं यहाँ पर पेरेंट देता हूँ या फिर सेल्फ देता हूँ तो ये इसी टैब में ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगर सेल्फ देता हूँ तो ये सेम टैब में ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। हम सिंपली जाते हैं google.com पर और देखिए इस google.com पर मैं कॉपी करता हूँ यूआरएल और हमारे वेबसाइट में इस हैश की जगह href में हम इसकी लिंक दे देंगे और टारगेट में इस बार मैं सिलेक्ट करता हूँ ब्लैंक और यहाँ पे हमें कुछ टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा तो गूगल हम टेक्स्ट लिख देंगे। अब यहाँ पर हम जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लिंक आ गई। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया टैब में google.com ओपन हो गया है। लेकिन अगर हमें सेम टैब में चाहिए तो हम इसे ब्लैंक की जगह सेल्फ कर देंगे। अब देखिए अगर अब मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ तो ये उसी टैब में गूगल को ओपन कर रहा है, एक नया टैब यूज नहीं कर रहा है। इसके अलग अलग यूज केस है, आपको जैसे ठीक लगता है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे अलग टैब में ओपन करना चाहूंगा। अब यहाँ पर देखिए हमें गूगल नहीं लिखना है और अभी के लिए यूआरएल में हम हैश दे देंगे। हैश मतलब ये कहीं पे भी ओपन ना हो और इसके अंदर हमें टेक्स्ट नहीं लिखना, हमें आइकॉन यूज करना है। तो वो आइकॉन हम लेंगे बॉक्स आइकॉन से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इंस्टॉलेशन का पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब सिंपली आपको बैक जाना है और देखिए यहाँ पर हम आइकॉन्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे लिंक्डइन। देखिए लिंक्डइन स्क्वायर वाला आइकॉन है और ये लिंक्डइन वाला है। आप कोई भी आइकॉन को यूज कर सकते हैं। मैं स्क्वायर वाले को चूज करता हूँ। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमें एक कोड मिल गया है। अब इसे मैं क्लिक करके कॉपी कर लूंगा और VS कोड में इस ए टैग के अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा लिंक्डइन का आइकॉन आ गया है। अब ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसे स्टाइल नहीं किया है। हम CSS से इसे स्टाइल कर देंगे। फिलहाल इसे ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर आप क्लिक करके बाकी के सारे आइकॉन्स ले सकते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम। तो देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम के आइकॉन्स आ गए हैं। आप ये वाला या फिर ये वाला क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैंने कुछ ऑलरेडी आइकॉन्स निकाल के रखे हैं तो मैं डायरेक्टली उन्हें यूज कर देता हूँ और इस वेबसाइट को अभी बंद कर देता हूँ। तो अब मैं इसे कॉपी करूंगा 3 बार और यहाँ पे मैं जल्दी से इन आइकॉन्स के नाम बदल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर चारों आइकॉन्स को ऐड कर दिया है। अब आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि ये आइकॉन्स कैसे आ रहे हैं। हम बाद में इन्हें स्टाइल करेंगे। अब देखते हैं हमें क्या बनाना है। तो हमने इन आइकॉन्स को बना लिया है। अब इसके बाद हमें 2 बटन्स चाहिए, एक सब्सक्राइब के लिए और एक मैसेज के लिए। तो हम इसे बना लेंगे। तो इस div टैग के बाद क्योंकि ये यहाँ से सारे आइकॉन्स हैं तो देखिए मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट मतलब हम यहाँ पे एक नॉन रीडेबल कोड ऐड कर सकते हैं। मतलब ये कोड मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है लेकिन मुझे ध्यान रखने के लिए इस कोड की जरूरत है या फिर इस टेक्स्ट की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ कार्ड स्टार्टेड और इसे कंट्रोल+फॉरवर्ड/ करके हम कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इन सेगमेंट्स का यूज करके इसे कमेंट कर सकते हैं। ये कोड रन नहीं होगा। अब मैं इसे ही कॉपी कर देता हूँ और हमारा कार्ड कहाँ पे एंड हो रहा है वहां पर एंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा कार्ड एंड हो रहा है तो कार्ड एंड यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि कहाँ से हम इसे ले रहे हैं। अब यहाँ पर भी एक कोड ऐड कर देता हूँ या फिर कमेंट ऐड कर देता हूँ जो कि है प्रोफाइल इमेज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल इमेज स्टार्टेड और इसे कमेंट कर देंगे। सेम इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंड। अब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये मैं बस आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है वो प्रोफाइल इमेज के लिए है, यहाँ से नीचे तक का जो कोड है वो कार्ड के लिए है। अब कार्ड मतलब कौन सा पार्ट? तो ये पूरा जो पार्ट है वो एक कार्ड है। तो ऐसे मैंने कमेंट ऐड कर दिए हैं ताकि आपको इजीली मिल सके, ताकि आप इजीली इस कोड को देख के समझ सके।
अब यहाँ पर वापस मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, प्रोफाइल इससे लिख देता हूँ इन्फो, और यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट, और फिर से इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर एंड। अब देखिए, अब फिर से इसे कॉपी करता हूँ, अब यहाँ से हमारे आइकॉन्स शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स आइकॉन्स स्टार्ट, मतलब हमारे सारे सोशल आइकॉन्स जो कि है हमारे, अब यहाँ से सारे सोशल आइकॉन्स मतलब हमारे लिंक्डइन, यूट्यूब वगैरह के आ जाएंगे। तो ये एक ए टैग है, ये दूसरा ए टैग है, ये तीसरा ए टैग है, और ये चौथा ए टैग है। इसके अंदर बॉक्स आइकॉन है, सब में बॉक्स आइकॉन टैग है। ये वाला सिंपली हमने कॉपी किया था। अब ये कहाँ पे एंड हो रहा है, तो इस डिव के बाद, तो सिंपली इसे कॉपी करेंगे और इस डिव के बाद इसे पेस्ट करेंगे। तो बॉक्स आइकॉन्स यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे एंड एंड। तो अब देखिए कितना ऑर्गेनाइज कोड हो गया है। अब ये आइकॉन्स हमने ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद हमने देखा था हमें सब्सक्राइब के लिए और मैसेज के लिए बटन चाहिए, तो हम उन्हें भी ऐड कर देंगे। पहले कमेंट कर देता हूँ बटन स्टार्ट, और यहाँ पे हम कमेंट कर देंगे बटन्स एंड। मतलब इसके अंदर मैं उस कोड को लिखता हूँ ताकि आप ब्लॉक वाइज उस कोड को समझ सके। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें एक डिव लेना है और इसे हम क्लास देंगे बटन्स। अब ये हमने क्लास क्यों दिए हैं सबको, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्लास हम स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं। तो जब हम CSS लिखना शुरू करेंगे तब आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होगी। अभी के लिए आप सिंपली इन क्लास को दे सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट में मैंने ज्यादा क्लासेस नहीं बनाई है कि ये कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए मैंने इसे बेसिक रखा है एकदम। हमने ज्यादा क्लासेस का यूज नहीं किया है, हमने कुछ ही क्लास का यूज किया है। तो इस डिव के अंदर हमें एक ए टैग लेना है, तो ए टैग में ऊपर से ही कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका भी सेम ए टैग मतलब एक लिंक टैग है। अभी के लिए मैंने इसका href ब्लैंक दे दिया है, मतलब हम इसे हैश दे सकते हैं कि ये कहीं पर भी रिडायरेक्ट ना हो। और इसे भी टारगेट ब्लैंक कर दिया हमने कि एक नए पेज में ओपन हो जाए। अब इसके अंदर बॉक्स आइकन लिखने की हमें जरूरत नहीं है, इसके अंदर हम सिंपली लिखेंगे बटन और इसे देंगे सब्सक्राइब। अब इस पूरे ए टैग को मैं कॉपी करता हूँ और दोबारा एक बार पेस्ट करता हूँ, और इसके अंदर हम लिखेंगे मैसेज। मैसेज या फिर कॉन्टैक्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सब्सक्राइब और ये मैसेज, देखिए हमारा ऐसे नीचे बटन बन के रेडी है। अब ये काफी गंदे लग रहे हैं बटन, क्योंकि अभी तक हमने इसे स्टाइल नहीं किया है। जल्दी हम स्टाइल को भी शुरू करेंगे, बस एक लास्ट पार्ट अभी बचा है जो कि है हमारा ये लाइक्स वाला पोर्शन, कमेंट वाला और शेयर वाला। तो हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे बटन एंड जो हो रहा है, इसके बाद हम फिर से कमेंट ऐड करेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैट्स स्टार्ट। स्टैट्स मतलब स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैट्स एंड, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब का जो काउंट दिखाना है उसके लिए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक डिव लेंगे और जिसे कि हम क्लास नेम देंगे। तो क्लास इसका देंगे हम स्टैट्स। इसके बाद इस डिव के अंदर हमें लेना है एक पी टैग। पी टैग इसलिए हमने लिया क्योंकि ये एक ब्लॉक टैग है। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे यूज करेंगे। तो हमें बॉक्स आइकॉन से ही कुछ और इंपोर्ट करना है। अभी के लिए मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। आपको सर्च करना है ये आइकॉन्स। तो देखिए ये हार्ट वाला आइकॉन है, ये कमेंट वाला आइकॉन है और ये शेयर वाला आइकॉन है। आप सिंपली सर्च करेंगे अगर बॉक्स आइकॉन्स की वेबसाइट पे, तो आपको ये टैग्स या फिर ये आइकॉन्स मिल जाएंगे। मैंने नाम इसके लिख के रखे हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपली पी टैग के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए पहला नाम था हार्ट, और सिंपली हम एक और पी टैग बनाएंगे ऐसे ही, और एक और बनाएंगे। तो हमने 3 पी टैग बना लिए हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। अब पी टैग के अंदर एक बॉक्स आइकॉन है, इसमें भी एक बॉक्स आइकॉन है, इसमें भी एक बॉक्स आइकॉन है। पहला वाला जो आइकॉन है हमारा वो हार्ट वाला है, दूसरे वाले का नाम है कमेंट डिटेल, और तीसरे वाले का नाम है शेयर। तो आप सिंपली वेबसाइट से भी नाम ले सकते हैं या फिर मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे तो ये एक के नीचे एक आ रहा है, क्योंकि ये हमने देखा था पी टैग के अंदर है। अब पी टैग जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये यहाँ से पूरी स्पेस ले लेगा। अब इस पी टैग के बाद हमें एक और स्पैन टैग लेना है। तो स्पैन
स्पैन हमने देखा था इनलाइन टैग है, इसके अंदर हम लिखेंगे 60K। अब ये वैल्यूज हमने हार्डकोर कर दी है, ये है हमारी लाइक्स की। सेम हम कॉपी करेंगे और दूसरे पी टैग में हम इसे पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 20K कमेंट्स। और तीसरा जो टैग है यहाँ पर भी हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं 12K। अब जल्दी से आप इस वीडियो पर भी कमेंट कर दो ताकि मैं आपके कमेंट्स देख पाऊँ और समझ पाऊँ कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा है। अगर आपका कोई सजेशन है कि आपको कौन से स्पेसिफिक टैग्स स्टैक के ऊपर प्रोजेक्ट चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा और अगला प्रोजेक्ट आपको कौन सा चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे ऐड कर दिया है और यहाँ पर स्टैट्स एंड हो गया है। तो ये हमारा HTML का कोड लिख के कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ये हमारी लाइव वेबसाइट है और ये देखिए हमने कैसे बनाया है। अब इसी को हमें स्टाइल करना है। तो हमने देखा था कि HTML को कैसे यूज करते हैं हम। HTML एक स्केलेटन होता है किसी भी वेबसाइट का, तो हमने स्केलेटन तो बना लिया है। अब इस स्केलेटन को डेकोरेट करना है हमें, मतलब इसमें स्टाइलिंग ऐड करनी है। अब हम जाएंगे CSS के पार्ट पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे और जिसे नाम देंगे हम style.css। अब स्टाइल की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि global.css हो गया, index.css हो गया, आप कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन एक जनरल कन्वेंशन के हिसाब से हम इसे स्टाइल नाम देते हैं। अब यहाँ पे इंडेक्स में मैं जाता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स में मैं जाता हूँ और इस फाइल को लिंक करता हूँ, क्योंकि ये फाइल हमारी style.css एग्जिस्ट करती है, ये बात इंडेक्स को नहीं पता, हमें इसे बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे टाइटल के पहले हम ले लेंगे या फिर इसके बाद भी ले सकते हैं। यहाँ पे लिंक ऐड करेंगे और नीचे देखिए CSS आ गया है। तो लिंक rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट, क्योंकि ये एक स्टाइल शीट है CSS फाइल और इसका href है style.css। अब अगर आपने global.css नाम दिया है या फिर coding.css या फिर कुछ भी नाम दिया है तो आप उस नाम को यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने इसे स्टाइल नाम दिया है तो मैंने यहाँ पर style.css लिख दिया है। अब हमारी ये फाइल इंपोर्ट हो गई है। अब इसे हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम गूगल फॉन्ट्स को इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें जाना है और सर्च करना है गूगल फॉन्ट्स। तो देखिए पहली वेबसाइट हमें मिल जाएगी। हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और देखिए अब यहाँ पर कौन सा फॉन्ट हमें चाहिए। हम रोबोटो या फिर किसी भी फॉन्ट को ले सकते हैं। मैं अभी के लिए रोबोटो ही ले लेता हूँ। आपको जो फॉन्ट चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर इंटर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये सारा टेक्स्ट लिखा है। अब यहाँ पर हमें गेट फॉन्ट पे क्लिक करना है और गेट फॉन्ट के बाद यहाँ पर हमें गेट एम्बेडेड कोड पे क्लिक करना है। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए हम चेंज स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ से फॉन्ट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोर्शन में ये फॉन्ट डिलीट और ऐड हो जाएगा। आपको जो जो फॉन्ट्स चाहिए आप इसमें के ऐड और डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो है मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पे हम एम्बेड कोड HTML में इंपोर्ट नहीं करेंगे। आप चाहे तो आप HTML में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे CSS में करने वाले हैं। तो मैं डायरेक्टली इंपोर्ट टैग को यूज करूंगा यहाँ पे क्लिक करके। और ये देखिए इंपोर्ट से हमें कॉपी करना है यहाँ तक। अब ध्यान रखिए कि आप स्टाइल वाला पोर्शन कॉपी ना करें, क्योंकि ये यूज होता है इनलाइन स्टाइल के लिए। अब ये मैंने कॉपी कर दिया। अब इसके बाद हमें हमारे VS कोड में जाके यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। देखिए ये काफी सारे फॉन्ट्स हो गए हैं। ठीक है, हमने कुछ ज्यादा ही कॉपी कर लिया था और आपको अगर नहीं चाहिए तो आप इसमें के कुछ ऑफ कर सकते हैं। मैंने नीचे वाला भी शायद ले लिया है कोई। देखिए दो फॉन्ट मैंने रोबोटो और पॉपिंस दोनों ले लिए हैं, इसीलिए ये बड़ा हो गया है। तो मैं यहाँ पे पॉपिंस को बंद कर देता हूँ और सिर्फ रोबोटो के ही लेता हूँ। तो इसे कॉपी कर देंगे और फिर से VS कोड में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अब ये कम हो गए हैं, क्योंकि अब रोबोटो की है ये और पॉपिंस के भी शायद कुछ आ गए हैं। ठीक है, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमारे फॉन्ट्स इंपोर्ट हो गए हैं। अब हम इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम अब इस वेबसाइट को बंद कर देंगे और यहाँ पर देखिए हम कैसे स्टाइलिंग करते हैं। अब पहली जो चीज हमें करनी होती है कि देखिए यहाँ पर एक व्हाइट स्पेस आ रही है और इसके ऊपर भी एक व्हाइट स्पेस आ रही है। तो ये हमें कंप्लीट चिपकाना है, क्योंकि ये स्पेस हमने नहीं दी है इसे।
तो ये कहाँ से आ रही है? हम पहले इसे रिमूव करेंगे। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे एस्ट्रिक और एक कर्ली ब्रेसेस। एस्ट्रिक मतलब सारी चीजों को ये अप्लाई हो जाए, तो हम देंगे मार्जिन 0। हम इसकी मार्जिन को 0 कर देंगे, तो देखिए ये चिपक गया है पूरा। इसके बाद बाय डिफॉल्ट अगर किसी में पैडिंग भी हो, ये भी हम 0 कर देंगे। मार्जिन और पैडिंग एग्जैक्टली है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली हम गूगल पे जाते हैं और मैं आपको एक दिखा देता हूँ। देखिए, देखिए, ये हमारा कंटेंट है जो कि हमारा व्हाइट में है। इसके बाद ये जो है ये हमारी बॉर्डर है, ये वाली लाइन। अब इस बॉर्डर के अंदर कंटेंट के बाद ये जो ऑरेंज में है ये होती है हमारी पैडिंग। बॉर्डर के अंदर जो होती है वो पैडिंग, और बॉर्डर के बाहर हम जितनी देते हैं उसे कहते हैं मार्जिन। अब ये आपको काम करते करते समझ में आ जाएगा। सिंपली आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई भी कंटेंट है, इसमें इमेज हो सकती है, पैराग्राफ हो सकता है या फिर कुछ भी, इसके बाहर हम एक बॉर्डर दे सकते हैं। बेसिक बॉर्डर जैसे हम किसी भी ड्राइंग में निकालते हैं। अब इस बॉर्डर के अंदर और हमारे कंटेंट के बाद की जो स्पेस है वो पैडिंग, और बॉर्डर के बाहर हम जितनी बैकग्राउंड कलर देंगे या फिर स्पेस देंगे वो हो जाती है हमारी मार्जिन। तो ये सारी हमारी मार्जिन हो गई व्हाइट वाली। अब ये हम जब करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने मार्जिन 0 पैडिंग 0 कर दी है। अब यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली दे देंगे। फॉन्ट फैमिली आप गूगल फॉन्ट से ही कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए गूगल फॉन्ट पे हमने यहाँ से इंपोर्ट किया था, तो आप नीचे देख सकते हैं फॉन्ट फैमिली। अब ये रोबोटो और सेरिफ दिखा रहा है, तो हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाकर हम इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमें देना होता है बॉक्स साइजिंग। अब बॉक्स साइजिंग हम बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। अब बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का मतलब क्या है कि जो भी हमारी स्टाइल है, अब जो हमने रेफरेंस लिया था ये वाला, अब यहाँ पर अगर ये हमारा 10 पिक्सल है कंटेंट और मार्जिन हमारी 10 पिक्सल है, तो हमारा कंटेंट डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी मार्जिन आ जाएगी, यहाँ से भी मार्जिन आ जाएगी, राइट लेफ्ट, और बाकी के जो हमारे कंटेंट होंगे वो उससे दब जाएंगे और हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कैसे करना है। तो इसलिए हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देते हैं, क्योंकि अगर इस बॉक्स की विड्थ मैंने 80 पिक्सल दे दी तो ये सब कुछ मिला के मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट, ये सब मिला के 80 पिक्सल ही कर देगा। लेकिन अगर मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं दी और कंटेंट ही मेरा 80 पिक्सल का है, तो ये 80 पिक्सल का कंटेंट लेगा। और अगर पैडिंग मेरी 10 पिक्सल की है तो 10 प्लस 10 20 पिक्सल की पैडिंग और ऐड हो जाएगी, मतलब 100 पिक्सल हो गए। और फिर उसमें बॉर्डर भी जुड़ जाएंगी, मार्जिन भी जुड़ जाएंगी, ये सारी चीजें हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसी स्टाइल हमारी खराब नहीं करनी, इसीलिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देते हैं। मतलब जो हमने विड्थ डिफाइन की है उसके अंदर ही सारी चीजें आ जाए। अब इसके बाद हम स्टाइलिंग देंगे बॉडी को। अब बॉडी को मतलब किसे, तो हमने HTML टैग में देखा था ये बॉडी टैग, जिसके अंदर हम लिखते हैं, तो हम डायरेक्टली इसे ही स्टाइल दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम देंगे मिनिमम हाइट। अब मिनिमम हाइट पूरे बॉडी की कितनी होनी चाहिए, ये हम रख देंगे 100 VH। इसके बाद हम देंगे हाइट, ये भी हम कर देंगे 100 VH। अब मिनिमम हाइट और हाइट में क्या डिफरेंस है, मिनिमम हाइट मतलब कम से कम हमारी हाइट 100 VH तो होनी चाहिए, लेकिन हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट 100 VH होनी चाहिए। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम देंगे, यहाँ पे सिंपली बैकग्राउंड हमें लिखना है और ये हम हैश कोड देंगे इसका। तो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, मैं आपको डायरेक्टली दे देता हूँ 0B0B0B। अब देखिए आप यहाँ पर होवर करके यहाँ से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका बैकग्राउंड कलर बन जाएगा। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ और देखिए ब्लैक हमारा बैकग्राउंड कलर बन गया है। आप चाहे तो इन कलर्स के साथ चेंजेस कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें देना है CSS मेन टैग को। अब मेन हमने देखा था सिमेंटिक टैग है, तो देखिए बॉडी हो गया। अब हम देंगे मेन टैग को। सबसे पहले हम इसकी विड्थ करेंगे। विड्थ मतलब आड़ा, ये कितना है, तो ये 100% कर देंगे हम। 100% मतलब इसके पेरेंट का 100% हो जाएगा। अब पेरेंट कौन है, तो देखिए मेन टैग का पेरेंट है बॉडी, और बॉडी बाय डिफॉल्ट 100% या फिर 100 VH पे होती है या फिर 100 VW पे होती है। VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट और VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ। अब इसकी विड्थ 100% मतलब ऑटोमेटिकली पूरे स्क्रीन तक हो जाएगी। इसके बाद हम हाइट भी लिखेंगे
100%। अब 100% मतलब यहाँ पे हमने लिखा है 100 VH, तो ये बाय डिफॉल्ट 100% मतलब 100 VH हो जाएगी। यहाँ पर आपको सिंटैक्स में ध्यान रखना है, ये आपको प्रॉपर्टी लिखनी है विथ, उसके बाद आपको देना होता है सेमी कॉलन, और उसके बाद आपको लिखनी होती है वैल्यू। अब इस केस में प्रॉपर्टी है हमारे विथ, सेमी कॉलन दिया हमने, और इसकी वैल्यू हमने कर दी है 100%। इसके बाद हमें देना होता है सेमी कॉलन। इस बात का आपको ध्यान रखना है वरना ये एरर दे देगा। इसके बाद हमें यहाँ पर देना है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब ये एक रो में आ जाएगा, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की वजह से दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको इसे बाद में बताता हूँ। हमारे पास 3 डिस्प्ले होते हैं, इनलाइन, ब्लॉक और फ्लेक्स। और भी होते हैं जैसे इनलाइन फ्लेक्स, इनलाइन ब्लॉक, ये सब भी होते हैं। तो हम यहाँ पर फ्लेक्स यूज करेंगे। अब फ्लेक्स आपको CSS में कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए मैं इसकी प्रॉपर्टीज बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसके बाद हमें करना है जस्टिफाई कंटेंट, इसे हम कर देंगे सेंटर, और यहाँ पर अलाइन कर देंगे हम आइटम्स को, अलाइन आइटम्स, ये भी सेंटर। अब क्या होगा, देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से ये बीच में आ गया, और अलाइन आइटम सेंटर से ये ऊपर से नीचे तक बीच में आ गया, मतलब ये हमारे पूरी स्क्रीन के एग्जैक्ट मिडल में हो जाएगा। अब ये अभी एग्जैक्टली मिडल में इसीलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर कंटेंट भी है। हम इसे स्टाइल करेंगे तो ये एग्जैक्टली मिडल में आ जाएगा, जैसे कि हमारा एक्चुअल प्रोफाइल कार्ड है। अब मेन के बाद हम CSS देते हैं कार्ड को। अब देखिए यहाँ पर ये सारे HTML के टैग्स थे, बॉडी, मेन और ये एस्टरिक। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली मेन लिखा, कर्ली ब्रेस और प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। लेकिन अब हम यूज करने वाले हैं सिलेक्टर का, जो कि है हमारा क्लास सिलेक्टर। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने कार्ड शुरू किया था, हम लाइन से सारी स्टाइलिंग करते आ रहे हैं, तो हमारी मेन कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे स्टाइल कार्ड को। अब हम यहाँ पे अगर डिव को स्टाइल करेंगे तो ये सारे डिव को स्टाइल हो जाएगी, क्योंकि हमने बहुत जगह पर डिव यूज किया है। लेकिन हमें इस पर्टिकुलर डिव को स्टाइल करना है, तो हम यूज करेंगे क्लास एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पे क्लास है दिया है हमने कार्ड, तो स्टाइल में जाएंगे, इसे कट करेंगे, और यहाँ पे हमें लिखना होता है डॉट कार्ड। अब क्लास सिलेक्टर को हमें सिलेक्ट करने के लिए डॉट का यूज करना होता है, तो डॉट कार्ड और कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे हम कार्ड के लिए स्टाइलिंग लिखेंगे। सबसे पहले हम देंगे इसे मार्जिन। तो मार्जिन हम इसे देंगे 10 पिक्सल और 0। अब ये 10 पिक्सल और 0 मतलब ऊपर से हम शुरू करते हैं, तो टॉप पे 10 पिक्सल आ जाएगी, राइट पे 0 आ जाएगी, और फिर से बॉटम में 10 पिक्सल आ जाएगी, और फिर से लेफ्ट में 0 पिक्सल आ जाएगी। तो ये इसका मीनिंग है। अब देखते हैं, तो देखिए ये पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करके है, इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे चेंजेस। तो हम बाकी की स्टाइल करते हैं। यहाँ पे हम विड्थ दे देंगे 90%, और इसके बाद हम देंगे मैक्स विड्थ, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी हो। अब विड्थ 90% मतलब ये काफी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें कितनी देनी है, तो हम इसे देंगे 500 पिक्सल से ज्यादा विड्थ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 500 पिक्सल से ज्यादा विड्थ नहीं है आ रही। इसके बाद हम इसे देंगे मिनिमम हाइट। तो इसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, ये होगी मैक्स कंटेंट, मतलब जितना ज्यादा कंटेंट है इसकी उतनी हाइट हो जाएगी। और हाइट भी हम कर देंगे मैक्स कंटेंट, और मैक्स हाइट भी दे देंगे हम, मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो ये भी हम कर देंगे मैक्स कंटेंट। तो यहाँ पर मैक्स कंटेंट। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे बॉक्स शेडो का। बॉक्स शेडो मतलब हमने यहाँ पे देखा था, ये एक सायन कलर की एक यहाँ पर बॉक्स की शेडो आ रही है, इसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है बॉक्स शेडो। अब ये देंगे हम 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, और यहाँ पे 5 पिक्सल। और इसके बाद RGB कलर हमें देना होता है, जिसमें कि हम देंगे, मैंने ऑलरेडी वैल्यू निकाल के रखी है, तो 98, 207 और 244। अब देखिए यहाँ पर ये शेडो आ रही है, लेकिन ये काफी गंदा दिख रहा है। अब ये गंदा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि अभी तक हमने इमेज को स्टाइल ही नहीं किया है। ये इमेज भी काफी बड़ी है, तो हम लाइन बाय लाइन स्टाइल करते जा रहे हैं। अब बॉक्स शेडो आपको समझा देता हूँ। इसमें 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, ये क्या है, तो ये 10 पिक्सल मतलब एक्स ऑफसेट में हमारी कितनी होनी चाहिए, एक्स ऑफसेट मतलब लेफ्ट और राइट में, तो ये 10 पिक्सल कर दी शेडो। उसके बाद वाई ऑफसेट में कितनी होनी चाहिए, इसे भी 10 कर दिया।
इसके बाद ये जो तीसरा 10 पिक्सल है ये होता है कितनी ब्लर होनी चाहिए हमारी वैल्यू। अब मैं इसे 0 करके दिखाता हूँ आपको, तो देखिए ये कंप्लीट डार्क लाइन आ गई है। लेकिन अगर मैं इसे 10 पिक्सल कर दूंगा तो देखिए ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। और सेम ये 5 पिक्सल वाला भी है। इसका मतलब ये कितना स्प्रेड हो। अब यहाँ पर 5 पिक्सल दिया है मतलब ये फैल जाएगा। 10 पिक्सल दिया तो ये और ज्यादा फैल जाएगा। और इसके बाद हमने आरजीबी या फिर हेक्स वैल्यू में कलर दे दिया है कि इस कलर को हम यूज करेंगे। आप यहाँ पर होवर करके किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं। अब बॉक्स शैडो के बाद हमें स्टाइल देनी है बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड हम कर देंगे व्हाइट। तो इसका हैश कोड है FFF। अब देखिए ये बैकग्राउंड हमारा व्हाइट हो गया है। अब जैसे जैसे हमारी स्टाइल बढ़ती जा रही है ये इम्प्रूव होते जा रहा है। अब बैकग्राउंड दे दिया हमने। इसके बाद हम देते हैं थोड़ी सी पैडिंग। पैडिंग हमने देखा था कि बॉर्डर के अंदर होती है। अब देखिए पैडिंग 0 दूंगा पहले, फिर देते हैं हम 20 पिक्सल और फिर देते हैं 20 पिक्सल। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए मार्जिन में मैंने बताया था और यहाँ पर भी सेम है। पैडिंग हम टॉप से शुरू करते हैं सेम मार्जिन की तरह। अब टॉप पे मैंने दी है 0 पिक्सल, मतलब टॉप से हमें कोई भी पैडिंग नहीं चाहिए। फिर राइट से दी है मैंने 20 पिक्सल। अब यहाँ पर अगर मैंने वैल्यू नहीं दी होती तो बॉटम से भी आ जाती 0 पिक्सल, लेकिन बॉटम में हमें वैल्यू चाहिए थी पैडिंग की, तो बॉटम में मैंने कर दिया 20 पिक्सल। और लेफ्ट में भी मुझे 20 पिक्सल ही चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली इसे यहाँ पे फोर्थ वाला भी कॉपी कर देगा 20 पिक्सल। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं टॉप, राइट, बॉटम और यहाँ पे लेफ्ट। अब ये क्लॉकवाइज हो जाता है। अब यहाँ पर राइट और लेफ्ट सेम चाहिए तो मैंने एक ही रखा है 20 पिक्सल। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। अब पैडिंग हमने ऐड कर दी। अब देखिए ये कैसे लग रहा है। देखिए यहाँ से थोड़ी सी गैप आ गई, लेकिन यहाँ से ये चिपक गया है। इस यहाँ पर गैप क्यों नहीं आई? इसका कारण है कि हमने पैडिंग तो दे दी लेकिन इमेज को स्टाइल नहीं किया। अब ये इमेज ये पूरा एरिया कवर कर रही है, तो हम इसे भी स्टाइल करेंगे। अब यहाँ पर बॉर्डर जो है हमारी, तो उसे रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस हम देंगे 30 पिक्सल। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा कर्व आ गया है और यहाँ से भी नीचे से भी चारों साइड से ये कार्ड को थोड़ा कर्व आ गया है, तो बॉर्डर रेडियस हमारी सही से काम कर रही है। इसके बाद हम इसे कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स के लिए डेडिकेटेड कंप्लीट एक वीडियो बनाना पड़ेगा, तभी आपको ये एक्सप्लेन अच्छे से होगा। लेकिन अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि फ्लेक्स एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है और इसमें कैसे बाकी की सारी प्रॉपर्टीज होती है और हमें रियल लाइफ में इसे यूज करना पड़ता है। फ्लेक्स की जगह आप ग्रिड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्स मुझे काफी इजी लगता है। अब यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन। पहले हमने फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं दी थी क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है। अगर यहाँ पर भी मैं बाय डिफॉल्ट वाली रो दे दूं तो देखिए ये रो में यहाँ पर आ गया, लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें एक कॉलम में चाहिए। तो यहाँ पर हम रो नहीं हम कॉलम देंगे। अब देखिए अब एक के नीचे एक आ गया है। अब यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी देंगे अलाइन आइटम्स और इसे कर देंगे सेंटर। अब देखिए ये सारी चीजें सेंटर में आ गई है, इमेज भी सेंटर में और ये हमारा सारा कंटेंट भी सेंटर में। अब इसके अंदर हम गैप देंगे। गैप मतलब आपस में ये सारे चिपके हुए हैं, तो इस इमेज से और इस टेक्स्ट से गैप, इस टेक्स्ट से और आइकॉन से गैप, मतलब सबके बीच में की गैप हम देंगे। तो इसे हम कर देंगे 10 पिक्सल। आप अपने हिसाब से इसे बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव कर देंगे। अब ये पोजीशन रिलेटिव क्यों की है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसे कर देता हूँ। देखिए हमारे पास कुछ पोजीशंस होती है जो कि है एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, रिलेटिव, स्टैटिक और स्टिकी। तो मैं यहाँ पे रिलेटिव कर देता हूँ। तो देखिए अभी इसमें कुछ चेंज नहीं आया। ये कैसे आता है ये मैं आपको बताता हूँ बाद में, जब हम आगे की स्टाइल करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बाकी की स्टाइलिंग करेंगे, जैसे कि इमेज को और इस टेक्स्ट को। तो यहाँ पे हम लेंगे इमेज और यहाँ पे ये क्लास है तो इसे डॉट इमेज करके हम एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स फाइल में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये div क्लास इमेज है और इसके अंदर हमारे पास इमेज टैग है, तो हम इसे स्टाइल करेंगे। तो इमेज को भी मैं पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ और यहाँ पर विड्थ हम इसकी कर देंगे 150 पिक्सल और सेम हम हाइट भी कर देंगे इसकी 150 पिक्सल। इसके बाद इमेज के बाद हमें इस इमेज टैग को स्टाइल करना है।
तो फिर से हमें लेना है इमेज। अब इस बार हमने डॉट यूज नहीं किया है क्योंकि ये डायरेक्टली HTML टैग है। तो इसे हम विड्थ देंगे सबसे पहले तो 100%। 100% मतलब इसके पेरेंट के 100%, जो कि है इस इमेज के, मतलब 150 पिक्सल ऑटोमेटिकली। और इसमें हाइट भी देंगे हम 100%, तो हाइट कर देंगे 100%। और साथ ही में इसे हम, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लग कैसे रहा है। तो देखिए अभी भी ये काफी बड़ा आ रहा है। अच्छा, तो इसका कारण ये है कि हमने यहाँ पे इमेज लिखा है और यहाँ पे जो हमने क्लास नेम दिया था वो इमेजेस दिया है। तो देखिए हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इमेज ही देना है। अब देखिए अब ये स्टाइल इसे अप्लाई हो गई है इमेज को। अब ये कितना छोटा हो गया है। और यहाँ पर स्टाइल में आके हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट देना है, तो ऑब्जेक्ट फिट हम कर देंगे कवर। अब आप इसे ट्राई कर सकते हैं। कवर में ये पूरा कवर हो जाएगा, कंटेंट में थोड़ी सी गैप रह जाती है और इमेज हमारी पूरी दिखती है। तो ये सारी चीजें होती है, आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए इमेज पर मैं जैसे होवर करता हूँ, देखिए टाइटल ऑफ टाइगर आ गया है। मतलब ये इमेज टैग में हमने जो टाइटल ऐड किया था, ये वाला, ये आ गया है। तो ये कुछ एक्सेसिबिलिटी के लिए और एसईओ के लिए प्रैक्टिसेस होती है, इसे हम बाद में भी देखेंगे। पहले हम इमेज को स्टाइल कर देते हैं, तो ऑब्जेक्ट फिट कवर। इसके बाद इसे बॉर्डर रेडियस कर देंगे थोड़ी, तो बॉर्डर रेडियस इसे हम कर देंगे 50%। अब देखिए ये इमेज गोल हो जाएगी क्योंकि इसकी बॉर्डर रेडियस कर दी हमने। अब यहाँ पर इसे बॉर्डर रेडियस के साथ साथ बॉर्डर भी देंगे हम। अब बॉर्डर हम कितनी देंगे, 2 पिक्सल की देंगे। और यहाँ पे हमें इसे सॉलिड देना है, सॉलिड डॉटेड। हम ऐसी भी दे सकते हैं या फिर थिन दे सकते हैं, मतलब पतली सी बॉर्डर आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हम बॉर्डर के साथ कर सकते हैं। मैंने सॉलिड दे दी, मतलब मोटी मोटी बॉर्डर आएगी। और यहाँ पे इसका कलर हम कर देंगे FFF, मतलब वाइट। अब वाइट ही बॉर्डर है तो इसीलिए ये दिख नहीं रही है। बाद में जब हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दिख जाएगी। अब बॉर्डर के बाद हमें ऐड करना है बॉक्स शेडो। तो यहाँ पे फिर से मैं बॉक्स शेडो ऐड कर देता हूँ और इस बार हम लेंगे 0 0, मतलब एक्स ऑफसेट में 0, वाई ऑफसेट में 0। इसका ब्लर भी 0, लेकिन स्प्रेड इसको कर देंगे 5 पिक्सल। और इसका कलर देंगे #6502DD। अब हम देखते हैं, तो देखिए एक हल्की सी व्हाइट की बॉर्डर आ गई है और उसके बाद ये शेडो आ गई है। ये काफी अच्छा एक लुक आ गया है। अब इसके बाद हम मार्जिन दे देंगे ताकि ये बाकी सारी चीजों से दूर हो जाए। तो मार्जिन हम इसे देंगे 10 पिक्सल, टॉप और बॉटम की, और लेफ्ट और राइट से 0। तो देखिए ये थोड़ा सा नीचे खिसक गया है। अब ये इमेज की स्टाइलिंग हमारी हो गई है। इसके बाद हम स्टाइल करेंगे H1 टैग को। आप साथ ही साथ HTML में देखते चले कि हम किसे स्टाइल कर रहे हैं। तो देखिए प्रोफाइल इमेज एंड हो गया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफाइल कार्ड इन्फो को। तो यहाँ पे H1 टैग और P टैग, तो इसे स्टाइल करेंगे। H1 टैग को हम स्टाइल करेंगे, सबसे पहले इसे देंगे फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट मतलब ये मोटा हो जाएगा, तो इसे 800 कर देंगे। देखिए ये थोड़ा सा मोटा हो गया है। इसके बाद हम इसे देंगे फॉन्ट साइज। तो इसकी फॉन्ट साइज हम कर देंगे 3 रैम। अब ये रैम, एम, पिक्सल, ये जो हमने यहाँ पे px लिया था पिक्सल, यहाँ पे रैम लिया है। इसके बाद एक और होता है em, एम, ये सारे यूनिट्स है, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो इनके बारे में आप रेफरेंसेस से और भी ज्यादा पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ 1 रैम टू पिक्सल। तो देखिए 1 रैम इज इक्वल टू 16 पिक्सल, मतलब हमने 3 रैम लिया है, मतलब 48 पिक्सल इसकी वैल्यू हो गई है। तो ये हुआ हमारा 48 पिक्सल। अब मैंने डायरेक्टली पिक्सल ना लिखते हुए यहाँ पर रैम लिखा है, तो हम ऐसे भी यूनिट्स को यूज कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया है। अब इसके बाद हम टेक्स्ट को अलाइन कर देंगे सेंटर। ये इसीलिए क्योंकि स्मॉल डिवाइसेस में ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाता है। हमने सेंटर कर दिया, मतलब अगर टाइगर नीचे आ गया लिखा हुआ तो ये सेंटर में अलाइन होगा, एक के नीचे एक, जैसे कि ये है। अब H1 का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देंगे P टैग को स्टाइलिंग। तो P टैग में भी सेम फॉन्ट वेट हमें देना है, इसका कर देंगे 400। और इसके बाद फॉन्ट साइज हमें देनी है, तो फॉन्ट साइज इसे हम कर देंगे 1.2 रैम। ये ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए हमें। इसके बाद इसे कलर दे देंगे, तो इसका कलर देंगे
646262। तो ये एक ग्रे का शेड हमने दे दिया है और इसे भी टेक्स्ट अलाइन कर देंगे हम सेंटर। अब देखिए ये टेक्स्ट यहाँ पर लिख के हमारा आ रहा है। अब हम जैसे जैसे स्टाइलिंग अचीव कर रहे हैं, देखिए हमारा प्रोजेक्ट एग्जैक्ट सेम होते जा रहा है। अब थोड़े चेंजेस हम करेंगे तो ये सिमिलर ही लगेगा। पी टैग की हमारी स्टाइलिंग हो चुकी है। अब हम जाते हैं आइकॉन्स की तरफ। तो यहाँ पे डॉट आइकॉन्स। अब डॉट इसीलिए क्योंकि ये क्लास है, ध्यान रखिए इस पर। देखिए क्लास है आइकॉन्स, हमें इसे स्टाइल करना है। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले देंगे सबसे पहले तो फ्लेक्स। अब आपको दिखाता हूँ, देखिए ये ऑलरेडी एक लाइन में है तो इस पे चेंज नहीं होगा और बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप मतलब आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि रैप मतलब जैसे ही स्क्रीन साइज छोटी होगी तो ये एक अगर नहीं जगह है एक को तो ये नीचे आ जाएगा। अगर दो के लिए जगह कम पड़ रही है तो दोनों नीचे आ जाएंगे। अगर एक ही एक लाइन में आ सकता है तो एक लाइन में एक ही आ जाएगा। मतलब ये ऑटोमेटिकली रैप हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें ऐड करना है जस्टिफाई कंटेंट और ये करेंगे हम सेंटर ताकि ये बीच में आ जाए। और यहाँ पर हम गैप यूज करेंगे। हमने देखा था गैप मतलब एक दूसरे से कितना दूर, तो यहाँ पे गैप 20 पिक्सल दे देंगे। तो देखिए ये दूर दूर हो गए। अब इसके बाद इसे मार्जिन दे देते हैं थोड़ी। तो मार्जिन इसकी कर देंगे 20 पिक्सल टॉप और बॉटम से और लेफ्ट राइट से 0। तो देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया है। अब यहाँ पर हमें चाइल्ड को स्टाइलिंग देनी है। मतलब देखिए यहाँ पर हमारे पास डॉट आइकॉन्स मतलब आइकॉन्स का एक क्लास है। इसके अंदर बहुत सारे ए टैग है, 4 ए टैग है हमारे पास। तो हम इसे कैसे स्टाइलिंग देंगे? तो हमें यहाँ पर सिंपली लिखना है डॉट आइकॉन्स के अंदर वाला ए टैग। अब अगर हमने ए लिखा, सिर्फ हमने अगर ऐसे लिखा ए टैग, तो ये सारे HTML डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगी। लेकिन हमें हर जगह पे सेम स्टाइल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इन आइकॉन्स वाले पे ये स्टाइल चाहिए। तो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में आइकॉन्स को मेंशन करना होगा और उसका जो चाइल्ड है या फिर उसके अंदर जो है ए टैग, उन्हीं को टारगेट करो। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कलर दे देंगे और इसका कलर हम व्हाइट कर देंगे और ये व्हाइट हो गया। अब इसके बाद इसे पैडिंग देंगे थोड़ी। तो पैडिंग इसकी कर देंगे हम 10 पिक्सल। इसके बाद इसे भी डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लेक्स और जस्टिफाई कर देंगे हम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अब ये भी क्यों किया है ये आपको बताता हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो बॉर्डर रेडियस ये हम देंगे 50%। अब देखिए ये काफी दूर दूर हो गए हैं क्योंकि इसके बाजू में पैडिंग आ गई है। और डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब ये खुद ब खुद एक फ्लेक्स बन जाएगा और ये बीच में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो भी इसका मार्जिन है, पैडिंग है, जो कुछ भी चीजें हैं उन सब में ये बीच में आ जाएगी। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से हॉरिजेंटली बीच में आएगा और अलाइन आइटम सेंटर से वर्टिकली बीच में आएगा। तो ये एक लाइन में हमें दिख रहे हैं। इसके बाद बॉर्डर रेडियस 50% मतलब हमने इसे सर्कुलर कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बैकग्राउंड की इमेज क्यों नहीं आई, इसे हम करते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम स्यूडो सिलेक्टर्स का यूज करेंगे। यहाँ पे डॉट आइकॉन्स और यहाँ पे ए। अब यहाँ पे हमें लेना है nth चाइल्ड। nth चाइल्ड मतलब इसका चिल्ड्रन एलिमेंट। आइकॉन्स के अंदर देखिए 4 ए टैग है, कौन सा वाला? तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हम इसे टैग स्टाइल करेंगे। मतलब आइकॉन्स के अंदर ए जो टैग है उसमें का फर्स्ट वाला, फर्स्ट चाइल्ड। और इसमें हम प्रॉपर्टी देंगे बैकग्राउंड क्योंकि हमें बैकग्राउंड का कलर चाहिए। अब ये कलर मैंने निकाल के रखे हैं, ये डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। तो #0077B5। अब देखिए ये लिंक्डइन के लिए ऐड हो गया है। अब सेम हमें इसे कॉपी करना है और 4 बार मैंने इसे कॉपी कर दिया है। अब देखिए ए का nth चाइल्ड, अब यहाँ पर सेकेंड वाला चाइल्ड, यहाँ पर थर्ड वाला चाइल्ड और यहाँ पर लास्ट मतलब फोर्थ वाला चाइल्ड। अब इनके कलर में जल्दी जल्दी से चेंज कर देता हूँ। तो देखिए मैंने चारों कलर्स को ऐड कर दिया है। अब देखिए ये एकदम सही से आ रहा है, लेकिन इसके अंदर का कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ। ये हम करेंगे HTML से, तो इसे अभी के लिए रहने देते हैं, बाद में देखते हैं। पहले CSS का काम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें स्टाइल करना है बटन्स को। तो देखिए हमारा ये स्टाइल कंप्लीट हो गया है। अब हमें स्टाइल करना है बटन्स को। तो यहाँ पे फिर से क्लास नेम लेंगे बटन्स और इसके अंदर अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये भी एक लाइन में है
तो यहाँ पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें इसे डिस्प्ले फ्लेक्स करना है और बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है। अब यहाँ पर भी फ्लेक्स रैप करेंगे, मतलब अगर दो बटन्स लाइन बाय लाइन या फिर साइड बाय साइड नहीं एडजस्ट हो रहे तो एक बटन नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम जस्टिफाई करेंगे सेंटर, मतलब ये दोनों बीच में आ जाए, और इसके अंदर की गैप करेंगे हम 20 पिक्सल की। तो देखिए ये थोड़ी सी इसमें गैप आ गई है। अब इन बटन्स को भी हम स्टाइल करेंगे। बटन्स को हमने स्टाइल किया, मतलब हमने इस क्लास को स्टाइल किया। इसके अंदर जो बटन टैग है इसे हमने अभी तक स्टाइल नहीं किया, तो इससे स्टाइल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम ले सकते हैं बटन। अब ये हमने CSS सिलेक्टर क्लास सिलेक्टर यूज किया है, तो इसीलिए डॉट बटन्स। और ये हमने HTML का डायरेक्ट टैग सिलेक्ट किया है, ये वाला, क्योंकि इसे डायरेक्ट स्टाइल करने वाले हैं, तो इसीलिए हमने डॉट नहीं लिखा। अब यहाँ पे बटन में हमें लिखना है फॉन्ट साइज सबसे पहले, तो ये हम देंगे 1.2 रैम। इसके बाद हमें देना है बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस हम दे देंगे 100 पिक्सल। पैडिंग कर देंगे हम, इसे हम करेंगे 10 पिक्सल और 30 पिक्सल, मतलब टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 30 पिक्सल। इसके बाद हम कर्सर करेंगे पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, मतलब देखिए ये जो कर्सर मैं घुमा रहा हूँ, देखिए ये एक आई सिंबल आ रहा है, लेकिन अगर मैंने कर्सर पॉइंटर कर दिया और मैं होवर करता हूँ तो देखिए एक हैंड की तरह हैंड टूल आ रहा है हमारे पास, तो ये काफी अच्छा लगता है, तो इसे हम पॉइंटर करते हैं। इसके बाद हम इसे कलर दे देंगे, कलर इसका व्हाइट कर देंगे। अब ये दिखेगा ही नहीं क्योंकि हमें इसमें बैकग्राउंड कलर भी ऐड करना है। कलर व्हाइट के बाद हम इसे बैकग्राउंड दे देंगे, तो बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर में हम इसे दे देंगे ये वाला। तो देखिए ये काफी अच्छा कलर आ गया है। अब इसके बाद हम इसकी बॉर्डर को नन कर देंगे, तो बॉर्डर नन, क्योंकि हमें पीछे से इसे बॉर्डर नहीं देनी। देखिए बॉर्डर हट गई। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें देखिए मैं अगर इस पे होवर करता हूँ तो ये थोड़ा सा जूम हो जाता है या फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये आइकॉन्स और ये बटन्स। तो हम इसके लिए भी स्टाइलिंग ऐड करते हैं। इसके लिए कैसे स्टाइल करना है हमें, सबसे पहले हमें लेना है बटन। अब बटन के ऊपर अगर कोई होवर करता है, कॉमा डॉट आइकॉन्स, बटन के ऊपर होवर करता है या फिर आइकॉन्स में जो ए है उस पर अगर कोई होवर करता है, या फिर हम स्टैट्स भी यूज करेंगे, तो डॉट स्टैट्स में अभी लिख देता हूं यहाँ पे, उसके अंदर जो पी टैग है उस पर अगर कोई होवर करता है, अगर इन तीन चीजों पर कोई भी होवर करता है तो इसका हम स्केल करा देंगे, मतलब इसे बड़ा कर देंगे, तो स्केल 1.05। अब देखिए, अब मैसेज पर क्लिक करता हूं तो ये बड़ा हो गया, सब्सक्राइब पर बड़ा हो गया, देखिए। लेकिन ये एक रफ इफेक्ट दे रहा है, ये स्मूथली बड़ा नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें ऐड करना पड़ता है ट्रांजिशन। तो यहाँ पे बटन में हम ऐड करेंगे ट्रांजिशन, और ये ऑल मतलब सब पे लागू करेंगे हम, और इजी इन आउट इसे रखेंगे ताकि ये आराम से शुरू हो और आराम से खत्म हो और बीच में स्पीड पकड़ ले। और इसका टाइम हम रखेंगे 0.5 सेकेंड। अगर आपने 1 सेकंड रखा तो ये 1 सेकंड तक बड़ा होते रहेगा और छोटा होते रहेगा, लेकिन हमने 0.5 सेकेंड रखा, मतलब ये फास्ट बड़ा होगा थोड़ा। देखिए अब ये आइकॉन्स के ऊपर नहीं आ रहा है हार्ड इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर भी हमें ट्रांजिशन लगाना होगा। तो मैं सिंपली इस ट्रांजिशन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ऊपर आइकॉन्स में ए टैग में हमें यहाँ पर लगाना है। अब देखिए अब यहाँ पर भी स्मूथ इफेक्ट ऐड हो गया है और बटन्स पर भी, लेकिन स्टैट पर नहीं हुआ है अभी तक क्योंकि हमने इसकी स्टाइलिंग ही नहीं लिखी है। तो अब इसे स्टाइल करेंगे। अब यहाँ पे डॉट स्टैट्स को हम स्टाइल करेंगे। देखिए HTML में स्टैट्स यहाँ से शुरू हो रहा है और इसे क्लास हमने दिया है स्टैट्स, तो मैंने डॉट स्टैट्स करके इसे इस डिफ को एक्सेस कर लिया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, देखिए ये एक के नीचे एक आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, तो देखिए ये एक लाइन में आ गए। ये काफी अच्छी एक चीज है कि एक डिस्प्ले फ्लेक्स से सारी चीजें एक लाइन में आ जाती है और हमें स्टाइलिंग की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती। अब इसे हम कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मतलब सारी चीजें बीच में रहे, ये पहले से ही बीच में है। अब इसे हम करेंगे अलाइन आइटम सेंटर। अब अलाइन आइटम सेंटर से देखिए ये सारी चीजें एक लाइन में आ जाएगी। देखिए ये एक लाइन में आ गई है। अभी ये नोटिस नहीं हो रहा है क्योंकि ये आइकॉन्स लाइन में नहीं है, तो इसे भी हम फ्लेक्स रैप करेंगे
मतलब अगर नहीं एडजस्ट हो रहे तो इसे रैप कर दो। और इसके बाद इसमें भी गैप दे देंगे हम 20 पिक्सल की, और मार्जिन भी देंगे हम साथ में। मार्जिन हम इसे करेंगे 20 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट और राइट से 0। तो देखिए ये काफी बड़ा हो गया है। अब ये आइकॉन्स और ये अलाइन नहीं है प्रॉपर, तो इसे भी अलाइन करेंगे। इसके अंदर हमें अलाइन करना है डॉट स्टैट्स के अंदर जो पी है, इसके लिए हम स्टाइलिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टैट्स के अंदर 1, 2 और 3 पी टैग है हमारे पास। तो इसे हम स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले इसे लेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। अब यहाँ पर देखिए ये एक लाइन में अलाइन हो गया है। तो यहाँ पे हम अलाइन आइटम्स भी कर देंगे सेंटर। यहाँ पे गैप कर देंगे हम 5 पिक्सल। अब ये हो रहा है ये आइकॉन और 60K जो लिखा है उसके बीच में की गैप। यहाँ पे हम पैडिंग भी कर देंगे। तो पैडिंग टॉप से 0, राइट से 10 पिक्सल कर देंगे, और बॉटम से भी 0, लेफ्ट से भी 0। अब हम इसकी जगह पैडिंग राइट भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसे यूज किया है। इसे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर मुझे सिर्फ राइट की जगह करना था तो मैं पैडिंग राइट ऐसे भी लिख सकता था, और यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 10 पिक्सल। लेकिन फिर भी मैंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज की है 0, 10 पिक्सल, 0, 0, ताकि अगर बाद में हमें कुछ चेंज करना रहा तो हम इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हम बॉर्डर ऐड करेंगे। तो बॉर्डर, अब ये बॉर्डर देखिए यहाँ पर मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नहीं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ राइट से बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो बॉर्डर राइट हम कर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड, और इसे आरजीबी वैल्यू देंगे 88, 86, 86। अब ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी थी। तो देखिए ये काफी अच्छा आ रहा है। आप चाहे तो आप ऊपर जो हमने वैल्यू यूज की थी वो भी दे सकते हैं। तो ऊपर हमने ये वाली वैल्यू यूज की थी, मैं सिंपली इसे कॉपी करता हूँ और इस आरजीबी की जगह हैश वैल्यू को दे देता हूँ। तो देखिए ये भी हमारा वर्क करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दोनों के बीच में ही बॉर्डर है, इस लास्ट वाले के बाद हमारी बॉर्डर नहीं है। तो इसे कैसे हटाएंगे हम? इसके लिए भी स्यूडो सिलेक्टर्स का यूज करना होता है हमें। सबसे पहले ये कर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम कर्सर कर देंगे पॉइंटर, और इसके बाद यहाँ पर ट्रांजिशन कर देंगे। तो ट्रांजिशन हमने देखा था स्मूथनेस के लिए है, तो ऑल इजी नाउट और 0.5 सेकेंड। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए डॉट स्टैट्स के अंदर जो पी टैग है उसमें का nth चाइल्ड सिलेक्ट करो, या फिर nth लास्ट चाइल्ड, या फिर हमारे पास डायरेक्ट होता है एक लास्ट चाइल्ड। अब ये लास्ट चाइल्ड सिलेक्ट होने के बाद हम डायरेक्टली पी टैग का जो लास्ट है, मतलब यहाँ पर 3 पी टैग है ना, इसमें का जो लास्ट है इसके बाद की बॉर्डर को हम नन कर देंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर राइट, इसे हम नन कर देंगे। तो देखिए यहाँ से बॉर्डर चली जाएगी, और ये काफी अच्छा एक इफेक्ट आ रहा है। देखिए हमने लगभग सेम बना लिया है, सिर्फ इसकी स्टाइलिंग बाकी है, ये भी हम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर हम देखते हैं तो जो आइकॉन्स है हमारे उसमें जो ए टैग है उसे हमने कलर व्हाइट दिया है, लेकिन ये व्हाइट अप्लाई नहीं हुआ। तो इसे हम कट कर देंगे। और देखिए यहाँ पर हमें इंडेक्स में जाना है, और ऊपर जहां पर हमने बॉक्स आइकॉन्स को यूज किया है ये वाला लिंक्डइन, यहाँ पर जाकर इसे कलर एट्रीब्यूट देना है COLOR, और इसे हम कर देंगे व्हाइट। अब देखिए ये लिंक्डइन का व्हाइट हो गया है। अब सेम इसे कॉपी करेंगे हम, और सारे बॉक्स आइकॉन्स में इसे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी, यूट्यूब के लिए भी, और यहाँ पर इसके लिए भी। तो हमने कलर व्हाइट को यहाँ पर यूज कर दिया है। अब देखिए ये कितना इजी और अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर हमारा पोर्शन बनके कंप्लीट है। अब बस हमारा ये बैकग्राउंड बचा है जो कि हमने यहाँ पर देखा था। तो इसे बना लेते हैं पहले। तो हमें जाना है style.css में, और यहाँ पर देखिए हमने कार्ड के लिए स्टाइलिंग की थी। तो यहाँ पर देखिए ये कार्ड के लिए काफी लंबी हमने स्टाइलिंग की थी। इसके बाद हमें करना है डॉट कार्ड और बिफोर स्यूडो सिलेक्टर का यूज। बिफोर मतलब इसके पहले। अब यहाँ पर कंटेंट ऐड करना कंपलसरी होता है, तो वो हम ब्लैंक ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने पोजीशन रिलेटिव ऑलरेडी कर दी है, तो इसके पहले हमें यहाँ पे करना है पोजीशन एब्सोल्यूट। अब ये स्टाइलिंग आप करते करते सीख जाएंगे, या फिर अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए CSS में भी हमने कमेंट देख लिया है कि कैसे कमेंट करते हैं, और यहाँ पर हमें हाइट देनी है। तो हाइट हम देंगे 20%, और यहाँ पर विड्थ हमें देनी है, ये देंगे हम 100%, और इसके बाद बैकग्राउंड हमें देना है। तो
बैकग्राउंड और ये हम देंगे सेम यही वाला 6502DD और इसके बाद थोड़ी पैडिंग दे देते हैं 15 पिक्सल टॉप और बॉटम से और लेफ्ट और राइट से 0। इसके बाद पोजीशन हमें करनी है तो इसे रहने देते हैं और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं या फिर इसे भी रहने देते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे आ रहा है। अब ये इसीलिए क्योंकि इसकी पेरेंट जो है मतलब जो कार्ड है इसे हमने पोजीशन रिलेटिव कर दिया है। इसे पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे हम। अब देखिए ये नीचे आ गया है लेकिन इसके बॉर्डर्स देखिए अच्छे से टर्न नहीं हो रहे। तो इसके लिए हम पोजीशन के बाद टॉप से इसे पोजीशन कर देंगे 0 और लेफ्ट से भी 0 मतलब ये अच्छे से अलाइन हो जाएगा। और इस बॉर्डर को कट करने के लिए हम बॉर्डर रेडियस देंगे। तो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस ये बॉर्डर रेडियस हमें देनी है 30 पिक्सल 0 0। अब ये होती है टॉप लेफ्ट से, टॉप राइट से, बॉटम राइट से और बॉटम लेफ्ट से। तो इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए सारे साइड से ये कवर हो गया और काफी अच्छा हमारा प्रोजेक्ट लगभग रेडी है। अब हमें कुछ चीजें डालनी है जैसे कि रिस्पॉन्सिवनेस। अब इसमें ये हमारी स्टाइल कंप्लीट है। अब रिस्पॉन्सिवनेस कैसे ऐड करेंगे तो हम मीडिया क्वेरी का इसमें यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देंगे एट मीडिया स्क्रीन और यहाँ पे हमें लिखना है एंड मैक्स विड्थ मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने विड्थ होनी चाहिए तो 600 पिक्सल हम रख देते हैं। अब ये आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट करके रिस्पॉन्सिवनेस में अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने के बाद ब्रेक पॉइंट चाहिए। यहाँ पर 746 जो लिखा आ रहा है ये विड्थ है। देखिए ये चेंज हो रही है। मैंने इसे 600 पिक्सल पर सेट कर दिया है मतलब यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ब्रेक पॉइंट बनाने वाले हैं तो हम सिंपली कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे इसके रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो डॉट कार्ड इसकी पैडिंग हम कर देंगे तो 20 पिक्सल और 10 पिक्सल मतलब 20 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल। अब मतलब जो डिवाइसेस 600 पिक्सल से कम है उनके लिए कार्ड सिलेक्टर में जाकर पैडिंग की वैल्यू ये अपडेट कर दो। वैसे हमने कितनी की थी तो हम ऊपर देखते हैं तो देखिए पैडिंग हमने दी थी 0 20 20। तो हम इसे चेंज करके जो नई वैल्यू हमने दी थी उसे कर रहे हैं मतलब 600 पिक्सल तक यही वैल्यू चलेगी। उसके बाद से जो वैल्यू ऊपर थी वो शुरू हो गई। तो डॉट कार्ड के लिए हो गया। डॉट कार्ड बिफोर के लिए भी हमें करना है मतलब जो बैकग्राउंड ऐड किया था उसकी हाइट भी हम 10% कर देंगे। इसके बाद जो डॉट इमेज है इसमें भी हम विड्थ कर देंगे 100% और इसकी हाइट भी हम कर देंगे 100% नहीं, यहाँ पर 100 पिक्सल करना है तो यहाँ पर 100 पिक्सल। इसके बाद यहाँ पर H1 टैग को भी हम थोड़ा चेंज करेंगे और 600 पिक्सल से कम अगर है तो H1 को हम फॉन्ट साइज इसकी कर देंगे। तो फॉन्ट साइज इसकी करेंगे हम 2 रैम, पहले 3 रैम थी ये। और मार्जिन भी इसकी चेंज करेंगे तो मार्जिन हम टॉप से करेंगे 10 पिक्सल बाकी की 0 0 0। इसके बाद H1 के बाद हम P का भी चेंज करेंगे तो P की भी फॉन्ट साइज हम कर देंगे 1 रैम। इसके बाद डॉट आइकॉन्स जो आइकॉन्स है इसकी गैप हम थोड़ी रिड्यूस कर देंगे जो कि 20 पिक्सल थी उसे हमने 10 पिक्सल कर दिया है। इसके बाद जो बटन्स है उसके भी गैप को हम कम कर देंगे। यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं तो इसे कट करके कॉमा तो बटन्स की गैप भी 10 पिक्सल कर देंगे। और यहाँ पर जो बटन टैग है उसकी फॉन्ट साइज हम कम कर देंगे 1 रैम कर देंगे हम। इसके बाद इसकी जो पैडिंग है जो हमने कुछ 30-20 रखी थी शायद या फिर 30-10 रखी थी उसे हम 10 पिक्सल कर देंगे और 15 पिक्सल कर देंगे मतलब टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 15 पिक्सल। इसके बाद जो डॉट स्टैट्स है इसकी भी गैप हम कर देंगे 10 पिक्सल। तो ये डॉट स्टैट्स भी मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से इसके बाद ऐड कर देंगे कॉमा करके तो कॉमा स्टैट्स मतलब आइकॉन्स, बटन्स और स्टैट्स में गैप 10 पिक्सल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसे कट कर देंगे और जो डॉट स्टैट्स के अंदर जो P है उसकी स्टाइलिंग में हम गैप कर देंगे 5 पिक्सल और साथ ही में जो पैडिंग है उसे हम कर देंगे 0 5 पिक्सल और 0 और 0 मतलब सिर्फ पैडिंग राइट हमने रखी है 5 पिक्सल की। अब ये रिस्पॉन्सिवनेस हमारी कंप्लीट हो गई है। आप चाहे तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं
मैं अलग अलग डिवाइसेस में दिखा देता हूँ। देखिए, आईफोन XR में और सरफेस प्रो 7 में, नेस्ट हब में। तो ऐसे सारे हम डिवाइसेस में इसे चेक कर सकते हैं। अब ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट में हमें SEO ऐड करना है। अब HTML और CSS वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमारी बना ली है और ये काफी अच्छा एक प्रोजेक्ट है। और देखिए, दोनों टैब्स अभी सेम लग रहे हैं। हमने एग्जैक्ट बना ली है। यहाँ पर कंटेंट का सी कॉपी, यहाँ पर हमें सिर्फ थोड़ा चेंज करना है। तो इसे कंटेंट, यहाँ पर इसे मैं कैपिटल कर दूंगा। अब ये हमारा पूरा परफेक्ट प्रोजेक्ट बन गया है। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स ऐड कर दिए हैं। तो आप जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका जो फीडबैक है वो दीजिए। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा चाहिए। हम जल्द ही इस चैनल पर फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट्स, रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट्स और कंप्लीट मॉन्स्टैक्स प्रोजेक्ट्स भी लेकर आने वाले हैं और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज। तो ये बेसिक से हमने शुरू किया है और बाकी भी प्रोजेक्ट्स जरूर आएंगे। साथ ही में अगर आपको कोडिंग सीखनी है, अगर आपको प्रोग्रामिंग में कोई हेल्प चाहिए, प्रोजेक्ट सॉल्व करने में कोई हेल्प चाहिए या फिर आप किसी भी तरह की मेंटरशिप चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप topmate.io पर जाकर मुझे पिन कर सकते हैं। तो आप topmate.io पर जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी है। तो लिंक्डइन और गिटहब पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि जल्द ही मैं सारे सोर्स कोड फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और अगर आपको अभी सोर्स कोड चाहिए तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे कि SEO कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक तो हमने कर दिया है और कुछ और भी चीजें जो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो कि काफी छोटी है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब हम जाएंगे HTML फाइल में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने UTF-8 देखा कि ये कैरेक्टर एनकोडिंग के लिए है। उसके बाद हमने व्यू पोर्ट देखा कि ये स्केल 1 कर देता है। अब यहाँ पर कुछ और मेटा टैग्स होते हैं। अब यहाँ पर भी मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, मेटा टैग्स। और इसके बाद लिंक टैग्स है हमारे पास, तो लिंक टैग्स। और यहाँ पे टाइटल को नीचे कर देते हैं। अब देखिए, अब मेटा टैग्स, लिंक टैग्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं। अब यहाँ पर और भी मेटा टैग्स होते हैं, जैसे मेटा, देखिए डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड करता हूँ कोडिंग टाइगर कंटेंट क्रिएटर। अब ये डिस्क्रिप्शन हेल्प करता है हमारे सर्च इंजिन्स को क्रॉल करने के लिए, मतलब गूगल पे हमारी वेबसाइट रैंक करने के लिए। अब दूसरा होता है मेटा टैग, जो कि है कीवर्ड्स के लिए। देखिए मेटा, देखिए यहाँ पर कीवर्ड्स के लिए हमें मिल जाएगा, या फिर हम डायरेक्टली मेटा बना लेते हैं। और ये सेल्फ क्लोजिंग, इसके अंदर हमें नेम लिखना है कीवर्ड्स और यहाँ पे कंटेंट में हमें देना है कीवर्ड्स इसके। जैसे मैं देता हूँ कोडिंग टाइगर, डेवलपर। इसके बाद हम देते हैं HTML, CSS, प्रोजेक्ट और भी बहुत सारे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं। अब ये हो गया कीवर्ड्स के लिए मेटा टैग। इसके बाद एक और मेटा टैग होता है हमारा रोबोट्स के लिए, तो इसे भी दे देंगे मेटा टैग और यहाँ पर नेम हम कर देंगे रोबोट्स। मतलब ये सर्च इंजन क्रॉलिंग के लिए यूज होता है और गूगल इंडेक्सिंग के लिए भी। तो यहाँ पर हमें कंटेंट देना होता है इंडेक्स, मतलब इंडेक्स हमारा रन हो जाए। और फॉलो, मतलब फॉलो के लिए हमने कुछ लिंक्स दिए हैं वो भी। अब ये मेटा टैग्स तो हो गए। लिंक टैग्स देखते हैं। तो लिंक में हमने देखा था कि शॉर्टकट आइकॉन्स हमने ऐड किया था और स्टाइल शीट ऐड की थी। इन दोनों के लिए और भी होते हैं टैग्स, जैसे कि मैं और टैग्स दे देता हूँ। तो यहाँ पे लिंक रेल। अब यहाँ पे रेल में हमें सिंपली देना है मी मतलब ये मेरे पर्सनल प्रोफाइल के टैग्स है। तो यहाँ पे href हमें देना है https:// अभी के लिए मैं कुछ भी दे देता हूँ google.com। अब ये किस लिए है, अब जितने भी मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है मैं उनको यहाँ पर ऐड कर दूंगा। जैसे ये गूगल मेरा ये गूगल पे मेरी पोर्टफोलियो है,
या फिर और कोई इंस्टाग्राम की आईडी है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अभी के लिए मैं एक ही ऐड करता हूँ। आप जितने चाहे उतने लिंक टैग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मेरी यूट्यूब लिंक ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने मेरा यूट्यूब का यूआरएल ऐड कर दिया है। आप बाकी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का भी यूआरएल ऐसे ऐड कर सकते हैं। और एक दूसरी चीज, मेटा टैग्स में एक और देखते हैं हम, जो कि है हमारा ओजी, मतलब ओपन ग्राफ। अब ये क्या होता है? तो हम मेटा टैग लेंगे एक और इसे सेल्फ क्लोजिंग बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे अगर प्रॉपर्टी लेनी है मुझे, तो प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हमें लिखना होता है ओजी कोलन टाइटल, ओजी कोलन टाइटल। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैं कंटेंट लिखता हूँ। तो देखिए कंटेंट, और इसे मैं दे देता हूँ प्रोफाइल कार्ड स्लैश कोड या फिर कोडिंग टाइगर। अब ये एग्जैक्टली क्या है? तो इसके लिए आपको एक और कॉपी करना होगा और यहाँ पे हम लिख देंगे टाइटल की जगह ओजी इमेज। अब ओजी मतलब ओपन ग्राफ इमेज। अब इमेज मतलब ये कैसी होगी इमेज? तो यहाँ पर कंटेंट में हमें ऐड करना है, इसे कट कर देंगे और यहाँ पर हमने जो सोशल बैनर बनाई थी, तो सोशल बैनर डॉट png, इसकी हमें लिंक दे देनी है, ये वाली फाइल, जो कि हमारा रेडी प्रोजेक्ट है। अब इसका रीजन क्या है, ये ओजी किस लिए यूज होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मेटा टैग्स आपको समझ आ गए कि हम इसे सर्च इंजन क्रॉलिंग के लिए यूज करते हैं। लिंक टैग हम किसी भी चीज को लिंक करने के लिए यूज करते हैं। अब मेटा टैग्स में ही जो ये ओजी टैग्स है, इन्हें हम टाइटल, ऐसे ही डिस्क्रिप्शन, इमेज, यूआरएल, वेबसाइट्स, इन सब के लिए होते हैं। अब इन्हें हम क्यों यूज करते हैं? देखिए मैंने यहाँ पर एक इमेज ऐड कर दी है, सोशल बैनर। अब इसकी हम विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली ये किस लिए काम करता है। तो जैसे आपको बताया था कि लिंक्डइन में जब मैंने शेयर किया, तो ये दिखता कैसा है और ये कैसे दिखना चाहिए। हमारी बैनर इमेज ऊपर आनी चाहिए, उसके बाद लिंक आनी चाहिए, टाइटल में लोगों को क्या शो होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती है। तो ऐसे ही हम टैग्स लिखते हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं हमारे HTML फाइल में, जो कि SEO के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब कुछ एडवांस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले है, यहाँ पर जो हमने स्क्रिप्ट टैग ऐड की थी, ये हमारी बॉडी के पहले ही लोड हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हम ऐड कर सकते हैं डिफर। अब डिफर मतलब पहले हमारी बॉडी लोड होगी, फिर ये स्क्रिप्ट टैग लोड होगा। तो ऐसे हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि लोगों को पहले इंटरैक्टिव कंटेंट दिखे और फिर ही लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल को एक्सेस कर पाए, मतलब जो हमारे आइकॉन्स हैं। दूसरा हमें करना है इमेज में। अब यहाँ पे जो इमेज टैग है, यहाँ पर लोडिंग लेजी हमें एट्रीब्यूट डालना होता है। इसका रीजन है क्योंकि इमेज अगर हैवी है तो वो स्लो लोड होगी, जिससे कि हमारे वेबसाइट पर काफी स्ट्रेन आएगा। तो इस स्ट्रेन को हम रिड्यूस कर सकते हैं लोडिंग लेजी की हेल्प से। इसके बाद यहाँ पर जो भी ए टैग में href है, हम यहाँ पर रियल वैल्यूज दे सकते हैं। जैसे कि आप लाइव वेबसाइट में देख सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है। वहां पर आप जब भी क्लिक करेंगे तब आप रियल ऐप में पहुंच जाएंगे। उसका रीजन यही है कि मैंने यहाँ पर हैश की जगह ओरिजिनल वेबसाइट की लिंक दी है। और यहाँ पर देखिए रेल नो ओपनर और नो रेफरर दिया है। अब इसका क्या कारण है? अब ये होता है हमारा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। जैसे कि नो ओपनर मतलब अगर हम इस लिंक टैग से क्लिक करके या फिर इस ए टैग पर क्लिक करके किसी और वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहां से हम इसे एक्सेस ना कर पाए, वहां से हम इस वेबसाइट को ओपन ना कर पाए, या फिर विंडो डॉट ओपन ऑब्जेक्ट को हम यूज ना कर पाए। मतलब एक तरह से ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए काम करता है कि किसी को भी एक्सेस नहीं देता हमारे वेबसाइट का। तो इसीलिए हमें नो ओपनर ऐड करना होता है। और यहाँ पर नो रेफरर, इसका रीजन ये है कि अगर हम किसी भी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होते हैं, तो वहां पर हम किस वेबसाइट से आए हैं या फिर हमारी वेबसाइट की डिटेल्स शो नहीं होती, मतलब यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नहीं होता। तो ये दोनों सिक्योरिटी रीजंस के लिए ऐड किए जाते हैं और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर मैंने मैसेज लिखा है, अगर यहाँ पर मुझे मेल ऐड करना है, अभी अगर हम मैसेज पर क्लिक करते हैं तो हम कुछ नहीं, अनदर टैब में हमारा सेम ओपन हो जा रहा है, यही प्रोजेक्ट।
लेकिन मैसेज पर क्लिक करने के बाद हमारा मेल ओपन होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर हैश नहीं, यहाँ पर हम देंगे मेल टू। अब मेल टू के बाद आपको कोलन देना है और यहाँ पर मैं मेरा मेल लिख देता हूँ। अब देखिए, अब इसे हम सेव करते हैं और यहाँ पर अगर मैं मैसेज में जाता हूँ तो देखिए मेल हमारा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कोलन देके हम सीसी और बीसी या फिर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो भी लिख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ, हमने सिर्फ मेल ऐड कर दिया है। आप एचरेफ मेल टू के बारे में और ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ हमने ऑप्टिमाइजेशंस देखे। तो अभी तक हमने बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशंस देखे, हमने बहुत सारी टेक्निक्स देखी। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया HTML की बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर से, उसके बाद CSS से स्टाइल किया, गूगल फॉन्ट्स को इंपोर्ट किया हमने बॉक्स आइकॉन्स से आइकॉन्स को देखे, हमने मीडिया क्वेरीज देखी, हमने CSS के एडवांस टॉपिक्स जैसे कि सिलेक्टर्स, चाइल्ड एलिमेंट्स, ये सारी चीजें देखी और भी बहुत सारी चीजें हमने इस प्रोजेक्ट में कवर की है, जैसे कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे करते हैं और एक क्रिएटिव डिजाइन कैसे करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कैसे हम SEO ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट का भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। हमने बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स देखी, लेजी लोडिंग देखा, हमने href टैग्स देखे, हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी। अब यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। आपको अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप यहाँ तक बने हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जिसमें कि हम फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स भी कवर करने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा चाहिए और मेरे सोशल मीडिया पर जल्दी से कनेक्ट कर दीजिए। लिंक्डइन पे भी मैं एक्टिव हूँ और यूट्यूब पे आपको वीडियोस आते रहेंगे। साथ ही अगर आपको गाइडेंस चाहिए या फिर किसी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए तो आप टॉपमेट से मुझ तक रीच कर सकते हैं। सो थैंक you very much for watching this project. See you soon in next project.